हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो माय नेम इज़ अभिनव सेखरी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 22 एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए फाइनल एसएफएम। अब आपके एग्जाम्स पर सिर्फ 25 डेज ही बचे हैं अप्रॉक्स, तो अब हमें सब कुछ जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट पे फोकस करके जल्दी जल्दी रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं रिवीजन वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। आज हम करने वाले हैं क्विक कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन ऑफ द चैप्टर म्यूचुअल फंड्स। ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों के लिए रेलिवेंट है और दोनों में हर बार आता ही है 8 to 10 मार्क्स का, एंड इट इज़ वेरी इजी प्रोवाइडेड आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। कॉन्सेप्ट में इशू नहीं आना चाहिए। आप ये वीडियो देखोगे सारे कॉन्सेप्ट ईजी, अपन सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है। और ये इजी मार्क्स हैं, वेरी इजी मार्क्स एंड वेरी इजी टू स्कोर। तो आपको अगर एग्जामिशन या कुछ भी टारगेट है आपका हाई स्कोर करने का, तो ऐसे चैप्टर्स ही आपको हेल्प करेंगे, राइट। सो लेट्स गो हेड। फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? व्हाट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली आर क्रिएटेड फॉर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए। 100 लोग इंडिविजुअली अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो, सब लोग मिलके एक जगह करेंगे, ठीक है। एंड आर फंड्स देयर आर हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल्स। हम लोग खुद से इन्वेस्ट करें तो क्या पता सही डिसीजन ले पाए या नहीं ले पाए, वहाँ पे फाइनेंस एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे सीए होते हैं, सीएफए होते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑब्वियसली जनरल पब्लिक से ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं वो लोग। एंड बेसिकली ये होता क्या है, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है और ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर डिबेंचर इन सब चीज़ों में, ठीक है। वाई हमने ये तो सीख लिया म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें? देखो म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो है कि मैंने बताया आपको, वहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे जो हमसे बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि स्मॉल अमाउंट्स कैन बी पोल्ड इनटू अ बिगर अमाउंट। फॉर एग्जांपल आप अब देखो यार, हर कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप एक महीने में 1,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में आफ्टर सेविंग्स में से आप सोचते हो कि यार मैं इतना ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब जैसे रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर 2100 का है, तो आप शेयर बाय ही नहीं कर सकते। तो और आपको लगता है रिलायंस का शेयर बढ़ेगा, पर वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी क्योंकि आपके पास 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने को ही नहीं है। बट म्यूचुअल फंड के पास होते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा और फिर वो रिलायंस या कोई भी शेयर महंगा हो तो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट्स इकट्ठा होकर बड़ा अमाउंट बन जाते हैं, ओके। एंड बेसिकली अगर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो भी आपके लिए म्यूचुअल फंड ही हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल एमपीटी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, अपन ने पोर्टफोलियो के चैप्टर में पढ़ा था दैट व्हेन number of stocks are increased, when an investment is made into a portfolio the overall risk gets reduced, right। तो इसका मतलब यही होता है कि you get the benefit of diversification। कोई अगर प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, इस तरह से बैलेंस आउट हो जाता है। और आप अगर लो, जैसे सिंपल इन्वेस्टर है, नॉर्मल आदमी है, वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि हर कंपनी के शेयर खरीद के बैठ जाए या हर सेक्टर में इन्वेस्ट कर ले। तो इसलिए पोर्टफोलियो भी अगर क्रिएट करना हो तो वो बेनिफिट भी म्यूचुअल फंड दे सकता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, राइट। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आता है इसमें से कई बार। एंड हाउ डज म्यूचुअल फंड फंक्शन? देखो जैसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। आप पैसे देते हो और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद सकते हो, राइट। एंड बेसिकली म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है, उसके अंडर स्कीम्स होती है, उनके अंडर प्लान्स होते हैं। म्यूचुअल फंड यानी जैसे एचडीएफसी होता है, रिलायंस वालों का निपॉन नाम से होता है, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, ये अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। इनकी अलग अलग स्कीम होती है, लार्ज कैप स्कीम, स्मॉल कैप स्कीम की, इसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, राइट। एंड सबके अलग अलग प्लान्स होते हैं, ग्रोथ प्लान, इनकम प्लान। ग्रोथ प्लान होता है कि सब कुछ रीइन्वेस्ट होता जाता है। इनकम प्लान का गायब है इसमें। इनकम प्लान का मतलब ये होता है कि आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। बोनस प्लान में आपको बोनस यूनिट्स मिलते रहते हैं जैसे प्रॉफिट आता है, तो वो अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं। ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स हैं। पहला है एनएवी निकालना और दूसरा है म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकालना। एनएवी जो निकाला जाता है वो एक प्लान के लिए निकाला जाता है, इसलिए प्लान और स्कीम ये सब समझना ज़रूरी है, ओके। एनएवी क्या होता है? एनएवी इज नेट असेट वैल्यू। इट इज़ कैलकुलेटेड डेली, इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर अ प्लान एंड इट इज सिमिलर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हम लोग बेसिकली एनएवी कैसे निकालते हैं? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, राइट। टोटल लाइबिलिटीज ऑब्वियसली आउटसाइड लाइबिलिटीज, ऐसे तो वरना असेट लाइबिलिटीज जीरो हो जाएंगे, वो नहीं, आउटसाइड लाइबिलिटीज, राइट, क्रेडिटर वगैरह जो भी है। तो अपन ने बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू टाइप की चीज़ निकाल ली। इससे आ जाती है नेट असेट वैल्यू, कि पर यूनिट क्या वैल्यू है, कितने असेट्स आपका म्यूचुअल फंड होल्ड करता है फॉर 1 यूनिट, ओके। अब टोटल असेट्स तो हमने बोल दिया। टोटल असेट्स में क्या क्या आएगा? टोटल असेट्स में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। रिसीवेबल्स, कोई भी डेटर वगैरह हो, कोई भी अदर असेट्स लाइक कैश हो, बैंक बैलेंस हो, और एक्रूड इनकम्स भी आएगा। एग्जाम में गलती हो सकती है, अपन सोचते हैं एक्रूड इनकम को इंक्लूड करें या नहीं, ये भी इंक्लूड होगा। एक्रूड इनकम भी इंक्लूड होगा, एक्रूड एक्सपेंस भी इंक्लूड होगा, ओके। एंड टोटल लाइबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होता है? आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस पेबल्स, क्रेडिटर्स वगैरह एंड प्लस एक्रूड एक्सपेंसेस। तो देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हमें 10,000 सैलरी देनी थी, हमने 8,000 दे दी, 2,000 एक्रूड है, दोनों इंक्लूड होंगे। 8,000 जो दे दी और 2,000 एक्रूड है वो भी, राइट, ठीक है।
सो NAV टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये है पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, कि म्यूचुअल फंड से हमें क्या रिटर्न जनरेट हुआ। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, मैं पहले फॉर्मूला पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको इन डिटेल बताऊंगा। NAV1 यानी NAV एट द एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड, आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो एट द एंड NAV1 इज NAV एट द एंड। क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV। देखो हम लोग रिटर्न नॉर्मली कैसे निकालते हैं कि हमें क्या क्या मिला डिवाइडेड बाय हमने कितना इन्वेस्ट किया, राइट। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको बैंक से 10 रुपये का ब्याज मिला तो 10/100 करते हैं। तो नीचे तो क्या आ गया, अमाउंट इन्वेस्टेड इनिशियली, ओपनिंग NAV, राइट। तो ये तो हो गया हमारा बेस। इसके ऊपर क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, आपको जो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो जो कंपनी से आपको डिविडेंड मिल गया वो, राइट। एंड ये हो गया अपना कैपिटल गेन। देखो आपका NAV जब आपने इन्वेस्ट किया तब 10 रुपये पर यूनिट था, एंड में 12 रुपये हो गई तो 2 रुपये, ये भी तो आपकी इनकम है, लेकिन ये अभी तक रियलाइज नहीं है। तो इसलिए बेसिकली दिस इज रियलाइज प्रॉफिट प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। रियलाइज क्या है, जो आपको मिल चुके हैं, डिविडेंड आपको कैश में मिल चुका, कुछ प्रॉफिट म्यूचुअल फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया वो आपको कैश में मिल चुके हैं, लेकिन जो वैल्यू का अप्रिसिएशन है वो भी तो इंक्लूड होगा। सो वैल्यू अप्रिसिएशन प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होल डिवाइडेड by initial investment will give you the return you have earned from the mutual fund। ठीक है, बी वेरी केयरफुल वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न। हाँ, यहाँ पे भी गलती होगी। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब हो सकता है आपने सिर्फ 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हो तो आपको 3 महीने का ही रिटर्न निकालने को बोल सकते हैं, नॉर्मली कुछ नहीं दिया हो तो हम यही कैलकुलेट करते हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे कई बार बोलेगा एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न यानी आपने जो 3 महीने का कमाया है उसको पर एनम टर्म्स में कन्वर्ट करो, तो इंटू 4 करके उस तरह से अपन कर लेंगे, राइट। एंड इफ डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड, देखो एक तो चीज़ हो गई कि आपको डिविडेंड दे दिया, आपको प्रॉफिट दे दिया, आपके बैंक अकाउंट में आ गया, आप खुशी खुशी बैठे हो। दूसरी चीज़ है कि आपको नहीं दिया, जो आपके यूनिट्स पे जितना भी डिविडेंड और प्रॉफिट मिला वो उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट कहाँ किया, खुद के म्यूचुअल फंड में, यानी आपको एडिशनल यूनिट मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका म्यूचुअल फंड का एक यूनिट मिलता है 10 रुपये का, NAV जो उसकी प्राइस है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपके पास टोटल डिविडेंड और प्रॉफिट्स मिला के 200 रुपये हुआ, तो एक चीज़ या तो म्यूचुअल फंड आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में दे सकता है, या फिर उसकी जगह वो 20 यूनिट और खरीद सकता है, 10 × 20 200 वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है ताकि फ्यूचर में आपको और प्रॉफिट होता रहे, राइट। तो डिविडेंड प्रॉफिट अगर री इन्वेस्ट हो जाए तो हम लोग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था, ओपनिंग NAV इंटू ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। स्टार्टिंग में तो हमारे पास जितने यूनिट्स है इंटू ओपनिंग NAV इतना हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये तो हमारा बेस हो गया, यही इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ। और फाइनल वैल्यू क्या हुई, क्लोजिंग वैल्यू, न्यू NAV इंटू टोटल यूनिट्स। आपके NAV चेंज हुई है, साथ साथ यूनिट्स भी तो चेंज हुए, जैसे मैंने बताया 20 यूनिट्स इंक्रीज हुए, तो जो भी आपके ओरिजिनल यूनिट्स थे प्लस 20 यूनिट्स, ये हो गए आपके क्लोजिंग टाइम पे नंबर ऑफ यूनिट्स, इंटू क्लोजिंग NAV आपकी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू विल गिव यू रिटर्न, राइट। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग, वेरी इजी। सिर्फ सुनने में नया नया अजीब अजीब सा लगता है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। इस केस में नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होगा और NAV डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। देखो यार, अपने अगर अपना NAV कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होगा, बेस इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो इस वजह से अपना क्या हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन NAV डिक्रीज हो रहा है। वेरी इजी, ठीक है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में नहीं पूछता, ये सिर्फ लॉजिक, आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप अटक जाते हो छोटी मोटी चीज़ों में। एग्जाम प्रेशर में ऐसी गलतियां करना नॉर्मल है, राइट। और क्या कहते हैं, हाँ, अब एक और टॉपिक आता है, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन या तो आपको ऐसे बोल सकता है कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो म्यूचुअल फंड को कितना अर्न करना चाहिए ताकि उसके लिए इन्वेस्ट करना वैल्यूएबल रहे। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेस्टर खुद मार्केट में इन्वेस्ट करके 15% कमा सकता है और म्यूचुअल फंड 12% ही कमा रहा है, तो बंदा खुद ही इन्वेस्ट कर लेगा ना, म्यूचुअल फंड में क्यों करे, राइट। तो वही वाली चीज़ है, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है आपको बताएगा म्यूचुअल फंड ने इतना कमाया, म्यूचुअल फंड के ये खर्चे हुए, तो इन्वेस्टर का क्या रिटर्न उसको जनरेट हुआ, राइट। या फिर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना है तो उसके लिए इन्वेस्ट करना वायबल है या नहीं, राइट। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिलेगा, रिटर्न अर्न बाय द म्यूचुअल फंड इंटू 1/1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस। आपको दे रखा होगा कि यार जब म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट करते हो तो उस टाइम पे 3% इनिशियल एक्सपेंस लगेंगे, तो वो अपन उसका इफेक्ट डाल रहे हैं। और जो रिकरिंग एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंस जो होते हैं, इनिशियल एक्सपेंस क्या होता है, इशू एक्सपेंसेस। रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड रन करते हो उसमें सैलरी खर्चा सब देना ही पड़ता है। इशू एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जो लगता है, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात, अगर आप लॉजिकली सोचो तो देखो, एक तो तरीका हो गया फॉर्मूला रट लो, रटोगे तो यार एग्जाम में दिक्कत आएगी आएगी। पहली चीज़ तो ये कि चलो भाई रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उनका इफेक्ट डाला, लेकिन इनिशियल एक्सपेंसेस का इफेक्ट इस तरह से क्यों डाला,
वो भी तो प्लस कर सकते थे कि यार अगर 3% इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस हैं और 2% रिकरिंग है तो +5 क्यों नहीं किया, +2 और इधर 1/1 माइनस ऐसे क्यों? क्योंकि बेसिकली इनिशियल एक्सपेंसेस तो स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं। आपने अगर म्यूचुअल फंड को 100 रुपये दिए, 3 रुपये लग जाएंगे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट तो 97 ही करेगा ना। तो इस वजह से वो 0.97 से अपन डिवाइड करके उसका इफेक्ट ला रहे हैं, ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न अर्न बाय द म्यूचुअल फंड, उसमें इनिशियल एक्सपेंसेस का इफेक्ट डाला और उसमें रिकरिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट डाला। इसको हम कंपेयर करेंगे या फिर इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, राइट, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना वायबल है या नहीं। ओके, what is the logic? Instead of investing on our own, we are investing through a mutual fund. However, mutual fund has to incur all these expenses. Therefore it has to earn a higher rate of return, so that even after adjustment of all these expenses, it is able to generate investors required rate of return. Obviously, mutual fund रन करने के जो expenses होते हैं उन सबको adjust करने के बाद भी उसको इतना कमाना चाहिए ताकि इन्वेस्टर के लिए वायबल रहे, इन्वेस्टर के लिए फीजिबल रहे कि हाँ मैंने सही फैसला लिया, खुद इन्वेस्ट करने की जगह म्यूचुअल फंड में आया, राइट। तो ये है यहाँ का लॉजिक। क्वेश्चन आपको ये भी बोल सकता है कि आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट करो, इन्वेस्टर का रिटर्न दे देगा और आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा कि आप रिटर्न और म्यूचुअल फंड कैलकुलेट करो। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वो फिगर होगा, ये एक्स होगा और इनके फिगर गिवन होंगे, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपल ले आओगे। वेरी इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है, तो बी केयरफुल। एंड हाँ, अब हमने बात की थी म्यूचुअल फंड में स्कीम होती है, स्कीम में प्लान होते हैं, तो अलग अलग तरह के प्लान। हम प्लान क्यों पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी टॉपिक है, थ्योरी तो आप खुद कर सकते हो। प्लान इसलिए क्योंकि यार एग्जाम में ना जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ कैलकुलेशन की बात रह जाएगी। आप क्वेश्चन देखोगे अपने स्टडी मैट में भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 प्लान में बंदे ने इन्वेस्ट कर रखा है, ग्रोथ प्लान, इनकम प्लान, बोनस प्लान। ईजी है लेकिन आप देख के घबरा जाओगे, उनका मतलब पता होगा तभी तो आप कर पाओगे, राइट। तो देखो इनकम प्लान क्या होता है, जिसके अंदर डिविडेंड इनकम आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। कि आपने जो देखो यार, जैसे अपने बैंक में नहीं होता है यार, अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह की होती हैं। डिविडेंड इनकम आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलती रहेगी, हर 6 महीने और 3 महीने जैसा भी होगा, ठीक है। तो जो अपना प्रॉफिट्स का शेयर है वो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस वजह से अपनी एनएवी गिरेगी। क्यों? क्योंकि अपने असेट फॉल रिड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स उतना ही है लेकिन न्यूमरेटर में से प्रॉफिट्स जा रहा है बिजनेस में रहने की जगह, तो अपनी एनएवी गिरेगी, ठीक है। बोनस प्लान क्या होता है? बोनस प्लान में फ्री यूनिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका जो भी प्रॉफिट है वो इंस्टेड ऑफ कैश इनकम, जैसे अपन डिविडेंड में कैश दे देते हैं, उसकी बजाय आपको बोनस यूनिट्स दिए जा रहे हैं। आपको अगर नए यूनिट्स दिए जाएंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे और इस वजह से एनएवी गिरेगी। ये हमने डिस्कस किया ही था ऑलरेडी, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ प्लान क्या होता है? ग्रोथ प्लान में ना डिविडेंड दिया जाता है ना बोनस यूनिट दिए जाते हैं, जो भी पैसा है वो सारा री इन्वेस्ट हो जाता है। री इन्वेस्ट हो जाता है तो आपका एनएवी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है न्यूमरेटर में, यूनिट्स उतने ही रहते हैं, ना अपन प्रॉफिट दे रहे हैं ना अपन यूनिट्स दे रहे हैं, राइट, ठीक है। एंड ऐसे ही एक बैलेंस्ड या मिक्स प्लान होता है, ये इनमें से ऊपर का किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इन सब के मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। आपको सारे फिगर्स दे दिए जाएंगे तीनों के लिए, ग्रोथ प्लान के लिए भी, इनकम प्लान के लिए भी, बोनस प्लान के लिए भी। अब आपको ये देखना है कि कौन सा आपके लिए रेलिवेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इनकम प्लान में इनकम जाता रहेगा, बोनस प्लान में यूनिट्स इशू होंगे तो एनएवी पे फर्क आएगा। ये चीज़ पता होगी तो आप सिंपल कर लोगे, गलती सिर्फ कैलकुलेशन में करोगे। इसलिए बार बार बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ध्यान से सुनो। कैलकुलेशन के लिए आप प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एंट्री लोड, एग्जिट लोड। ये क्या होता है? एंट्री लोड इज समथिंग दैट हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग यूनिट्स। दिस इज यूज्ड टू कवर द प्रोसेसिंग फीस, ब्रोकरेज। यार अगर आपको जो भी स्टार्टिंग में आपको जो भी करना है, जब आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा सा परसेंटेज देना पड़ेगा, 2%, 3% प्रोसेसिंग फीस, जैसे अपने लोन वगैरह में भी लगता है, वही चीज़ यहाँ भी लगती है, राइट। तो आपकी परचेज प्राइस इससे इंक्रीज हो जाएगी। आप एनएवी खरीदते हैं, एनएवी पर यूनिट, अपन एनएवी के बेसिस 10 रुपये एनएवी है तो 10 रुपये का यूनिट खरीद सकते हैं। तो आपको उसमें एंट्री लोड ऐड करना होगा। तो 10 रुपये में अगर 5% है तो 10 + 5 यानी 10.50 आपकी परचेज प्राइस होगी, राइट। ऐसे ही सिमिलरली एग्जिट लोड भी होता है, वहाँ पे भी प्रोसेसिंग फीस, ब्रोकरेज टाइप चीज़ चार्ज की जाती है। तो अगर यहाँ पे अगर चार्ज की जा रही है तो इससे क्या होगा? इससे आपकी सेल प्रोसीड रिड्यूस होगी, आपको जो पैसा मिलने वाला था वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो सेल प्रोसीड क्या होगी? एनएवी माइनस एग्जिट लोड परसेंटेज, सिंपल, वेरी इजी। रियल लाइफ में, हाँ ये भी बता दो, रियल लाइफ में एंट्री लोड नहीं होता, रियल लाइफ में सिर्फ एग्जिट लोड होता है, और वो भी तभी एप्लीकेबल होता है अगर आप परचेज करने के 1 ईयर के अंदर ही सेल कर दो। रियल लाइफ में ये होता है, पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में हमें दिया है तो हमें यूज़ करना होगा एंट्री लोड परसेंटेज भी, एग्जिट लोड भी, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविडेंड इक्वलाइजेशन, अभी लास्ट अटेम्प्ट इसका क्वेश्चन आया भी था, काफ़ी लोगों को दिक्कत आई थी। देखो डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या होता है, अगर आपको अकाउंट्स का टॉपिक याद है, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड, वो वही वाला है बेसिकली, ठीक है। बेसिक क्रक्स क्या है कि डिविडेंड शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, सबका इक्वल अधिकार है। यानी देखो होता क्या है कि यार हमारा जो डिविडेंड पे आउट है वो फिक्स डेट पे होता है,
राइट, कि डिविडेंड पे आउट हमने बोल दिया हर 6 महीने में होगा, तो 30 जून को और 31 दिसंबर को 2 दिन हो रहा होगा ईयर में, राइट। एंड क्या कहते हैं, इन्वेस्टर तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स कैन बाय एनी टाइम, इन्वेस्टर्स कैन सेल एनी टाइम। सो अगर बेसिकली दिक्कत क्या आती है, 30 जून को डिविडेंड मिलना है, किसी बंदे ने 29 जून को खरीदा, उसको भी डिविडेंड मिल जाएगा, और कोई बंदा अगर 1 जनवरी से होल्ड करके बैठा है तो उसको भी डिविडेंड मिलेगा। तो ये तो अनफेयर है ना, सॉरी, अनफेयर क्यों है, क्योंकि यार बंदे ने एक दिन सिर्फ होल्ड किया और उसको नहीं, उसको मिल गया डिविडेंड, और जो बंदा अगर 29 जून को सेल करके निकल गया उसको नहीं डिविडेंड मिलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो अपन इक्वलाइजेशन लगाते हैं, इक्वलाइजेशन चार्ज। होता क्या है ये बेसिकली, होता ये है कि उस बंदे को 29 जून तक का डिविडेंड मिल जाएगा, यूनिट सेलर को, और जो यूनिट होल्डर जिसने नया बाय किया 29 जून को, उसको सिर्फ एक दिन का डिविडेंड मिलेगा। तो उसका इफेक्ट अपन प्राइस में ऑलरेडी डाल देते हैं जब अपन सेल करते हैं यूनिट्स, थ्रू एडिंग अ परसेंटेज। जैसे एंटी लोड ऐड करते हैं वैसे डिविडेंड वाला भी ऐड कर देते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का परसेंटेज। ओके, एंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट और डिविडेंड एक्रूड अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। फॉर एग्जांपल 6 महीने के अगर अपन मानते हैं कि 18,000 रुपये प्रॉफिट हुआ टोटल, ठीक है, और 100, चलो छोड़ो अमाउंट छोड़ो, सिंपल है, इसमें एग्जांपल की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट या डिविडेंड जो भी डेट ऑफ ट्रांसफर तक अक्रू हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इतना अपने को ऐड करना होगा, ठीक है। ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन अपन बायर से चार्ज करेंगे और सेलर को देंगे टू कंपेंसेट, क्योंकि वो जा रहा है, अगर 3 जैसे 6 महीने में डिविडेंड होता है, 3 महीने बाद वो चला गया तो 3 महीने के डिविडेंड का तो हकदार है, राइट। तो उसको 3 महीने का डिविडेंड दे दिया जाएगा, बायर से चार्ज कर लिया जाएगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स बायर को ही मिलेंगे, उसका इफेक्ट इस सेल पर नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। Person buying units will have to pay dividend equalization at the time of entry, since he will be eligible to get dividend for the entire period, right? And on the date of payout, despite not owing, हाँ देखो, उसने पूरे 6 महीने होल्ड नहीं किया, फिर भी उसको 6 महीने का डिविडेंड मिलेगा उस दिन, तो इसलिए वो चीज़ उससे पहले ही चार्ज कर ली जाएगी, राइट। एंड परचेज प्राइस क्या होगी, NAV प्लस एंट्री लोड प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन। देखो जैसे अपना एंट्री लोड ऐड होता है वैसे ये भी ऐड होगा, परचेज करने वाले से चार्ज करेंगे हम, सो इट विल बी एडेड, राइट। And similarly, a person exiting the mutual fund will receive dividend equalization at the time of sale। जो जब एग्जिट कर रहा है उसको बेचते टाइम मिलेगा, क्योंकि वो एलिजिबल है डिविडेंड इनकम के लिए एग्जिट के डेट तक के लिए, ठीक है। एंड जो अपने सेल प्रोसीड्स हैं उसमें से एग्जिट लोड रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड किया जाएगा। वो रिसीव कर रहा है, सेलर को रिसीव हो रहा है, तो उसके भी ऐड होगा। ध्यान देने वाली बात है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन सेलर के लिए भी ऐड होगा, बायर के लिए भी ऐड होगा। एंट्री लोड बायर में ऐड होता है और अपना एग्जिट लोड लेस होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस में ऐड ही होगा, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने देख लिया। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और देखने ज़रूरी है। पहली चीज़, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकता है आपको दे दे, तो आपको एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करना होगा, राइट। एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सपेंसेस अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। सिंपल है, उसने बोला यार साल में 10,000 रुपये लगते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करो। या हो सकता है बोल दे एक्सपेंस रेशियो 3% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो। कुछ भी छोटा सा पॉइंट आ सकता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा। सॉल्व कैसे होगा, एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्सपेंसेस अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। बहुत इजी है, ठीक है। अब यही चीज़ हो सकती है पर यूनिट बेसिस पे करनी हो। पर यूनिट बेसिस पे करनी हो तो एक्सपेंस रेशियो कैसे होगा, एक्सपेंसेस पर यूनिट अपॉन एवरेज NAV। एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को अगर अपन पर यूनिट पे करेंगे तो एवरेज NAV आएगा ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके। वेरी इजी, उसी फॉर्मूले का वेरिएशन है ये। एवरेज NAV ओपनिंग NAV प्लस क्लोजिंग NAV अपॉन 2, सिंपल। और ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैव टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाना होगा और कैश का करेक्ट बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। बेसिकली वो आपको दे देगा कि स्टार्टिंग में इतना इतना इन्वेस्टमेंट था, इतना इतना कैश था, ये ट्रांजैक्शन हुए पूरे टाइम में, और एंड ऑफ द टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है कि क्लोजिंग NAV क्या है। तो क्लोजिंग NAV के लिए अपन टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे, उस टोटल एसेट के अंदर कैश का फिगर आएगा, राइट। तो कैश का फिगर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर ही सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट होंगे कि डिविडेंड आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, नई यूनिट्स इशू हुए, किसी ने सेल किया, बाय किया, सबका इफेक्ट कैश में आएगा, राइट। तो अपने को ध्यान रखना जरूरी है, कैश अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाना। कुछ क्वेश्चंस में छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है, बहुत जगह आता है ये कि बेसिकली अमाउंट जो इन्वेस्ट किया दैट इज लेस देन द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स। वो आपको बोलेगा 10 लाख यूनिट है, 10 रुपए के हिसाब से हमने सेल कर दिए म्यूचुअल फंड ने, जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ तो 10 लाख इंटू 10
इसका क्या हुआ, अपने पास 1 करोड़ रुपए आ गए, राइट। एंड वो आपको दे देगा कि 10 अलग अलग कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट्स का टोटल करोगे ना तो वो आएगा 98 लाख ही हुआ। तो आपको 1 करोड़ मिला था लेकिन आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 98 लाख किया, तो 2 लाख कहाँ गया, 2 लाख विल बी अज्यूम टू बी द ओपनिंग कैश बैलेंस। इस पॉइंट पे भी कोई एग्जाम में गलती होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड इन द एग्जाम मिस्टेक वुड बी मेड इन कैलकुलेशन एंड नॉट कॉन्सेप्ट। यही मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन में आप फंसोगे। और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, टाइम पीरियड में आप गलती कर सकते हो और रेट में गलती कर सकते हो, और डेसिमल में, इसमें बहुत जगह डेसिमल वाले फिगर आते हैं, तो ध्यान से करना, जल्दीबाजी नहीं करनी, फ्री के मार्क्स हैं अपन ने नहीं छोड़ने, राइट। एंड बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, टेस्ट सीरीज देनी हो, कुछ भी हो, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 9649488688, ठीक है। एंड स्टे सेफ। लॉकडाउन वगैरह खुल गया है, फिर भी ध्यान रखना जरूरी है, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो खुल ही गया, इसलिए अभी बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ भी आ रहा है। जयपुर में आज से ओपन हो चुका है, तो ठीक है, अभी भी प्रिकॉशन रखने उतने ही ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम्स भी होंगे जब, तो अपना पूरा ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और अगर आपको वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल पाए तो उसकी भी कोशिश करते रहो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। केसेस कम हुए हैं लेकिन खतरा अभी भी है, तो बी केयरफुल एंड पढ़ाई करो मस्त। यही टाइम है, 25 दिन और मेहनत कर लो, उसके बाद एग्जाम्स चालू होंगे तो पता भी नहीं चलेगा, फ्लो में सब कुछ निकल जाएगा। अभी का टाइम मेहनत कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इट विल हेल्प अ लॉट, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड लक।